जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट ईवीएस का एनालाइज करेंगे, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम्स, एग्रीकल्चर और शिक्षण शास्त्र के बारे में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। चांगपा जनजाति के लोग भेड़ और बकरियों को रखने के स्थान को किस नाम से पुकारते हैं? तो जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो भेड़ और बकरियों को रखने के स्थान को लेखा कह के बुलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो वो अपने रहने के लिए टेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे रेबो कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चांगपा जनजाति के लोग स्वयं के रहने के लिए जो टेंट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो चांगपा जनजाति के लोग जो होते हैं वह स्वयं के रहने के लिए जो टेंट बनाते हैं उसे रेबो कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेबो टेंट बनाने के लिए किस जानवर के बालों का उपयोग किया जाता है? तो रेबो टेंट बनाने के लिए याक के बालों का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याक के बाल रहते हैं, वो पहाड़ी जो याक होते हैं उनके बाल होते हैं, और कुछ जो मोटे कपड़े होते हैं उसमें वो लोग सिल सिल करके उसको बनाते हैं, जिसे वो रेबो कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फीली हवाएं, बर्फबारी हमेशा रहती है, बर्फ हमेशा जमी रहती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है? तो जो एक पश्मीना शॉल होती है यह लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ये लगभग 250 घंटे में बन के तैयार होती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए बुनकर तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? तो एक पश्मीना जो शॉल होती है वो हाथ से बनाई जाती है, और ये लगभग 250 घंटे के बाद तैयार होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पौधों में जड़ों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो पौधों में जड़ों के विकास के लिए जो पोषक तत्व सबसे मुख्य जिम्मेदार होता है वो फास्फोरस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंचुए के पालन को क्या कहा जाता है? तो केंचुए के पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और केंचुए को कृषि का मित्र भी कहा जाता है, कृषक का मित्र भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, घटबर्डी पौधा नामक शिकारी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो घटपर्णी जो पौधा हो गया या फिर नेफेंथिस हो गया, यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये ऐसे पौधे होते हैं जो शिकार इनके सामने से गुजरता है तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपना मुंह बंद कर लेते हैं, उसके बाद से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, जब एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाई जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब एक ही प्रकार की जो फसल है बार बार उगाई जाती है, इस प्रक्रिया को मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोरा किस अनाज की एक सामान्य किस्म है जो असम में खाई जाती है? तो जो बोरा है यह एक चिपचिपा चावल होता है, पकने के बाद से चिपचिपा चावल हो जाता है। और ये जो बोरा चावल है यह जब विशेष त्योहार जो बिहू त्योहार है उसमें इसको बनाया जाता है, इसको खाया जाता है। ये असम का में ये जो चावल है ये चावल धान की किस्म है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असम में लोग अपने घर बांस के खंभों पर जमीन से कितना ऊंचा बनाते हैं? तो ये लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बनाते हैं, और ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पर भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बनाते हैं ताकि इनके घरों में पानी ना आए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध की वजह से पहचानता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और जो उसकी गंध होती है उसे फेरोमोन कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक सूचक माना जाता है, इंडिकेटर जो है, यह लाइकेन को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वायु की जो प्रदूषण जांच किया जाता है तो लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है।
पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं? तो जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जिसमें हवा भरी हुई होती है और उन्हें उड़ने में मदद करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस एक एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय है जिसमें कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो ईवीएस जो एकीकृत विषय, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा शामिल है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन जो है 260 से 270 डिग्री तक घुमा सकता है? तो जो उल्लू है ये अपनी गर्दन को 260 से 370 डिग्री तक घुमा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं? तो जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो वस्तुओं को काले और सफेद के रूप में देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चांगथांग का पठार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो चांगथांग का जो पठार है वो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पौधों में पत्तियों और तने के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? तो पौधों में पत्तियों और तनों के विकास में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पोषक तत्व जो होता है वह जिम्मेदार होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौधों में फल और फूल आने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो पौधों में फल और फूल आने के लिए सबसे जो ज़्यादा जो आवश्यक होता है, पोषक तत्व आवश्यक होता है, वो पोटेशियम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? तो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से होकर नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करते हैं वे जीवाणु एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, असम में माघ बिहू का त्योहार मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? तो जो असम में माघ बिहू का त्योहार मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अपने उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु केरल में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सहतूत के पत्तों की खेती को क्या कहा जाता है? तो जो सहतूत की पत्तियां होती हैं उसकी खेती को हम लोग मोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको इससे मदद जरूर मिलेगी। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक नकारात्मक शब्द माना जाता है? तो ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में जो शब्द नकारात्मक माने जाते हैं वह याद करना है होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे नकारात्मक के रूप में देखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सप्लोरेशन या अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, ये सब सकारात्मक माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पक्षियों में चोंच का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो पक्षियों में चोंच का उपयोग जो होता है वो खाना खाने के लिए भी करते हैं, साफ सफाई करने के लिए भी करते हैं, घोंसला बनाने के लिए भी करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लाइकेन किन दो जीवों के बीच का एक सहजीवी संबंध का परिणाम है? तो जो लाइकेन है यह कवक और शैवाल के बीच का सहजीवन है, इसका परिणाम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या क्यों माना जाता है? तो प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक जैव अक्षय पदार्थ है। इसका खात्मा कभी नहीं होगा। ये जो मिट्टी के अंदर जब जाते हैं प्लास्टिक, ये हजारों साल तक वैसे ही पड़े रहते हैं, इनका जो अपघटन होता है ये नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसलिए इन्हें पर्यावरण की गंभीर समस्या माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, वनों की कटाई का सीधा परिणाम क्या होता है? तो वनों की कटाई का सीधा परिणाम ये होता है कि मिट्टी का जो क्षरण होता है और जो कटाव होता है, इसके बाद से जब पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं ताकि जब बारिश वारिश आती है तो वो मिट्टी का कटाव नहीं होता है। लेकिन जब वन कट जाते हैं तो मिट्टी का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण को एक प्रभावी रणनीति क्यों माना जाता है? तो ईवीएस में जो फील्ड विजिट है, क्षेत्र भ्रमण है, इसलिए प्रभावी रणनीति माना जाता है क्योंकि यह बच्चों को वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आदर्श परिवार की अवधारणा के बारे में क्या सच है? तो आदर्श परिवार की अवधारणा के बारे में जो सच है वह यह है कि यह व्यक्ति से व्यक्ति और संस्कृति से संस्कृति में भिन्न हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लद्दाख में चांगपा जनजाति के लोग खेती के बजाय किस पर अधिक निर्भर रहते हैं? तो पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लद्दाख में जो चांगपा जनजाति होती हैं वह पश्मीना शॉल बना करके और पशुपालन करते हैं, और जो बकरियां भेड़ पालते हैं उससे पश्मीना शॉल बनाते हैं। वे लोग पशुपालन पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण की घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल है इसमें वायु प्रदूषण की घटनाएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पश्मीना शॉल बनाने के लिए ऊन किस विशिष्ट जानवर से प्राप्त होता है? तो पश्मीना शॉल जो बनाया जाता है ये लगभग 250 घंटे में बनके तैयार होती है और ये हाथ से बनाई जाती है, और ये चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। और जो जानवर होता है उस जानवर का नाम चांगथांगी बकरी है, जो पश्मीना बकरी के नाम से भी जानी जाती है। इससे जो ऊन प्राप्त होती है उससे पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख में प्रतिवर्ष लगभग कितनी वर्षा होती है जिसके कारण इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो लद्दाख में प्रतिवर्ष 10 मिलीमीटर बारिश होती है जिसके कारण इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख को शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है? तो लद्दाख को शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय के रेन शेडो रीजन में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है? तो जो एजेटोबैक्टर जो है यह मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित खेती मिक्स्ड जो क्रॉपिंग होती है इसका तात्पर्य है कि एक ही खेत में 2 या 3 फसलों को एक ही साथ उगाना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के भीतर वैकल्पिक धारणाएं या भ्रांतियां आमतौर पर कहां से आती हैं? तो जो बच्चों के भीतर जो वैकल्पिक जो धारणाएं होती हैं या फिर भ्रांतियां होती हैं यह उनके परिवार, समाज और अनुभवों से आती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन बार बार क्यों हिलाते हैं? तो अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन इसलिए बार बार घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें जो होती हैं वह स्थिर होती हैं और वह हिल नहीं सकती। मनुष्य की आंखें स्थिर नहीं होती है, वह इधर उधर हिल सकती हैं, लेकिन जो जानवर पक्षियां होती हैं उनकी आंखें स्थिर होती हैं, इसलिए अपनी बार बार अपनी चोंच को या फिर गर्दन को हिलाती रहती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है वो लगभग 78% है, और जो ऑक्सीजन है वह 21% है। अगला हमारा प्रश्न है, हवा में किस गैस की मात्रा बढ़ने पर लाइकेन कम होने लगते हैं जो प्रदूषण का संकेतक हैं? तो हवा में जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन कम होने लगते हैं जो प्रदूषण का एक संकेतक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग कितनी मानी जाती है? तो जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है सतह से 0 से 13 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चांगपा जनजाति के लोग अस्थायी घर क्यों नहीं बनाते? तो जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वह अस्थायी घर इसलिए ही नहीं बनाते क्योंकि वे घुमंतू लोग होते हैं और वह अपनी जगह को हमेशा बदलते रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्यों बनाया गया है? तो ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर एक इंटीग्रेटेड विषय इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चा पर्यावरण को समग्र रूप में देख सके। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचानने के लिए अपने शरीर के किस अंग का उपयोग करता है?
तो नर मादा जो होता है जो नर रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को पहचानने के लिए अपने शरीर का एंटीना प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। छात्रों को अपने सीखने पर नियंत्रण देने से क्या लाभ होता है? तो जो छात्र अपने सीखने पर नियंत्रण करते हैं उनसे ये लाभ होता है कि वह निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं कि क्या और कैसे सीखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण खनिज तत्व है वह मैग्नीशियम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला वह जीवाणु कौन सा है जो बिना ऑक्सीजन के कार्य करता है? तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु होता है वो क्लस्ट्रिडियम होता है जो बिना ऑक्सीजन के कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेशम के कीड़े की तरह और कौन सा जीव फेरोमोन्स छोड़ता है ताकि उसके साथी पीछे पीछे आ सकें? तो जो चींटियां होती हैं वह रेशम के कीड़े की तरह होती हैं जो फेरोमोन्स अपने पीछे छोड़ती हैं ताकि उनके जो साथी आ रहे हैं पीछे वो उनके पीछे पीछे उनको सूंघते हुए वहां तक पहुंच जाएं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैकल्पिक धारणा बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैकल्पिक धारणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के लिए यह सोच और उनके अनुभव को दर्शाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षण प्रक्रिया कौशल जैसे अवलोकन और वर्गीकरण विकसित करने के लिए मुख्य लाभ क्या है? तो ईवीएस में प्रक्रिया कौशल जैसे अवलोकन और वर्गीकरण विकसित करने का मुख्य लाभ जो है वह आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और जिज्ञासा बढ़ाना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? तो मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को शेष कक्षा से अलग करना नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पौधों के तने के निर्माण और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन के साथ और कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों के तने के निर्माण और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन के साथ जो तत्व सहायक होता है वह आयरन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदर्श परिवार की परिभाषा किसके आधार पर बदल सकती है? तो आदर्श परिवार की जो परिभाषा है यह व्यक्ति के मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक मानदंडों के आधार पर बदल सकती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है? जो क्षोभ मंडल है यहाँ पे नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चांगपा जनजाति के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर हैं? तो जो चांगपा जनजाति होती है वह अपनी जो आजीविका होती है वो मुख्य रूप से पशुपालन और भेड़ बकरियों पर निर्भर रह के पूरा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।